अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ये बायोएनर्जेटिक्स का एक टॉपिक है। हमने कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े थे पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो में। नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 21 में, जहाँ पे लिखा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे 4 स्टेप्स आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है, देन क्रेब्स साइकिल होती है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। यहाँ पे जो है वो नोट्स वाले मेंशन करना भूल गए हैं कि यहाँ पे 3 और 4 स्टेप्स मेंशन नहीं है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप आपके पास क्रेब्स साइकिल है, फोर्थ स्टेप आपके पास ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। एमसीक्यूज नंबर 22 ये है कि मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए जो एनर्जी, जो सेल फ्यूल आपको चाहिए तो उसे आप ग्लूकोज कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 ये है कि द वे ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ग्लूकोज कैसे मेटाबोलाइज हुआ है ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एमसीक्यूज नंबर 24 ये है कि प्रियोर टू इंटरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर होने से पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो ये ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होने से पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस या मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एमसीक्यूज नंबर 25 इज दैट ग्लूकोज लिटरली मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ग्लूकोज का लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरेचर में मीनिंग क्या है, तो शुगर को तोड़ना इसका मीनिंग है। MCQs number 26 is that glucose is represented by the glycolysis is represented by the following equation। glycolysis को इस equation के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है कि 2 NAD के मॉलिक्यूल्स 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड एज यू नो दैट 1 molecule of pyruvic acid is equal to 1 molecule of pyruvic acid is half equivalent to the glucose, so 2 molecules of pyruvic acid are exactly equal to the glucose plus energy। ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये रिएक्शन जो होता है वो तमाम सेल्स और में अकर होता है और बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि यही वो रिएक्शन है। इसी तरह के एक आइडेंटिकल रिएक्शन जो है फर्स्ट सेल में अकर हुआ था, फर्स्ट सेल जो ऑर्गेनाइज हुआ था अर्थ पे, फर्स्ट सेल जो डिवेलप हुआ है अर्थ पे, आइडेंटिकल रिएक्शन यहीं पे भी अकर हुआ था, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एमसीक्यूज नंबर 27 इज दैट सेल प्रोसेसिस वर्ड गलत है, सेट पोजेसिस द पायरुविक एसिड इन द 3 मेजर वेज, यानी सेल जो पायरुविक एसिड को 3 मेजर वेज में प्रोसेस कर सकता है, अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड द एरोबिक रिस्पायरेशन। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या यू नो दैट दे आर द एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन आपके पास होती है। एमसीक्यूज नंबर 28 में ये बताया जा रहा है कि अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती हैं, यानी दे आर द एनारोबिक रिस्पायरेशन। आगे लिखा जा रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 29 में कहा जा रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अकर होती है। एमसीक्यूज नंबर 30 में बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो होते हैं वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन वाटर और एनर्जी जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 31 में आपके पास बताया जा रहा है कि क्रिस्टी प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन आर एक्सटेंडेड टू द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनेली। बताया जा रहा है कि एस क्रिस्टी जो प्रेजेंट होते हैं जिस इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हम उन्हें क्रिस्टी कहते हैं एंड ये क्रिस्टल जो है आपके पास ऑर्गेनेली के अंदर तक जो है एक्सटेंड हुए होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32 ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए हेल्प आउट करते हैं, आपके मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लांट और एनिमल सेल में के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। एमसीक्यूज नंबर 33 है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिस्पायरेशन बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। हमने पहले भी डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के चैप्टर में, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कहा माइटोकॉन्ड्रिया और द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब यह कि जब आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ में आपको एटीपी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी को रिलीज कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 34 में कहा जा रहा है लार्ज बैटरी ऑफ द इंजाइम एंड को इंजाइम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया स्लोली रिलीज द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। उसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंजाइम्स और को इंजाइम्स बेशुमार अमाउंट में मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी को रिलीज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 35 ये है कि एटीपी इज फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। एटीपी जो है वो हर लिविंग सेल में पाया जाता है और ये
प्ले अ की रोल इन द मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में की रोल प्ले करता है। एमसीक्यू नंबर 36 ये कि पी स्टैंड्स फॉर एंटायर फॉस्फेट बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 35 और 36 को कंपेयर कीजिएगा। एटीपी में जो पी मौजूद है इसका मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 37 ये कि सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप रिप्रेजेंट सो कॉल्ड द हाई एनर्जी बॉन्ड। सेकंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप अगर किसी साइकिल में इन्वॉल्व है तो हम उसे हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस में भी कई जगह पे आपको फॉस्फेट नजर आता है तो उसके लिए हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 38 है कि द हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय द हाइड्रोलिसिस फॉर मोर एनर्जी, फॉर मोर फ्री एनर्जी इज रिलीज एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्ड्स इन एटीपी मॉलिक्यूल। कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर पानी की मौजूदगी में जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स यानी तोड़े जाएँ, हाई एनर्जी बॉन्ड्स यानी फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ा जाए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्ड्स इन एटीपी मॉलिक्यूल। 39 एमसीक्यूज ये कि ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ द एटीपी रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम कोने वाले फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ देते हैं एटीपी में तो 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 40 ये है आपके पास। High energy phosphate bond enables the cell to accumulate a great quantity of energy in a very small space and keeps it ready for use as soon as it is needed। उसने कहा कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो इनेबल करता है सेल को कि वो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सके एक छोटे से स्पेस में और एज सून एज पॉसिबल इसे जो है वो रेडी कर सके जब वो ज़रूरत पड़े तो। एमसीक्यूज नंबर 41 ये है कि एटीपी मॉलिक्यूल जो वो सेल यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ई वर्ड जो है वो मैं अपनी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी एमसीक्यूज में यूज़ करती हूँ। ई का वर्ड जो है वो एनर्जी के लिए मैंने यूज़ किया है। उसने कहा कहाँ पे यूज़ होती है, सिंथेसाइज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में यूज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तभी एटीपी यूज़ होगी। ऑब्वियसली लो से हाई की तरफ जाती है तो कोई ना कोई एनर्जी यूज़ होती है। मस्कुलर कंट्रक्शन यानी अगर आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या आपकी नर्व कंडक्शन यानी आपकी नर्व को इम्पल्स भेजती है तो तब भी एटीपी यूज़ होती है। एमसीक्यूज नंबर 42 इज दैट मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम्स रिक्वायर द कंटिन्यूअल, यानी लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यूसली फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है और विच इज़ अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये फ्री एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आपके पास डिराइव होती है। एमसीक्यूज नंबर 43 इज दैट एक्सेप्ट फॉर सम बायोलॉजिकल कीमोसिंथेटिक प्रोसेसेस एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस व्हिच आर देमसेल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑल अदर सेल्स डिपेंड अल्टीमेटली फॉर द सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। उसने कहा कि कुछ केमोसिंथेटिक प्रोसेसेस को छोड़ के और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को छोड़ के बाकी जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो किसी ना किसी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस और कीमोसिंथेटिक प्रोसेस इटसेल्फ जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, इसलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपनी एनर्जी खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 44 इज दैट इन सम केसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द डिहाइड्रोजेनेसिस लिंक्ड टू द स्पेसिफिक कोएंजाइम्स। उसने कहा कि कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऐसी हैं कि जिसमें हमें हाइड्रोजन को रिमूव करवाना पड़ता है और हाइड्रोजन को रिमूव करवाने को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजेनेसिस। डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। MCQ number 45 is that cellular respiration is essentially an oxidation process। cellular respiration जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। MCQ number 46 में बताया जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोसोल फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोसोल में अकर होती है और इसी वजह से इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होता है। MCQ नंबर 47 ये है कि पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हैं इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। MCQ number 48 is that only 2% of energy present within the chemical bond of glucose is converted into ATP। ग्लूकोज में सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है, रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर सेलुलर एक्टिविटीज। MCQ number 49 is that in primitive cells and in some eukaryotic cells such as yeast, pyruvic acid is broken down by alcoholic fermentation into the alcohol and carbon dioxide। प्रिमिटिव सेल्स का मतलब है जो इब्तदाई सेल थे या जो यूकैरियोटिक सेल थे आपके पास, जैसे कि यीस्ट है, पायरुविक एसिड को जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के जरिए से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अल्कोहल की यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, C2H5OH, यहाँ पे एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। CH3OH इट इज़ नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल। CH3OH जो होती है आपके पास मेथनॉल होती है, लेकिन इट इज़ फर्दर ये जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद है इसको हम एथेनॉल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल भी कुछ लोग इसे कह सकते हैं।
देन आपके पास एमसीक्यूज नंबर 50 ये है कि बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप जानते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन है और इसकी वजह से इसमें से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एमसीक्यूज नंबर 51 ये कि एनर्जी नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड विद इन द सेल बाय द फिनोमेनन ऑफ रिस्पायरेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्टिविटीज़ करने के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो आपको एनर्जी ज़रूरत होती है वो आपको रेस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज नंबर 52 ये कि रेस्पायरेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ते हैं और इसके ज़रिए से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 53 ये है कि इन बायोलॉजी टर्म रेस्पायरेशन इज़ यूज इन 2 वेज। बायोलॉजी में टर्म रेस्पायरेशन जो होता है वो 2 तरह से यूज़ की जा सकती है। एमसीक्यूज नंबर 54 में बताया जा रहा है कि मोस्ट फेमिलियर द टर्म रेस्पायरेशन मीन्स, उसने कहा कि फर्स्ट पहले तरीके से आप रेस्पायरेशन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहे हैं, तो इसको हम इस तरह भी हम रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि इंटरनल रेस्पायरेशन। एज यू नो कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हम जो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन को हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। इसके ज़रिए से एनर्जी जो होती है वो बना के सेल को अवेलेबल कराई दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो कार्बन चेन यहाँ पे टूटती है। सेलुलर रेस्पायरेशन इज योर इंटरनल सेलुलर रेस्पायरेशन। एमसीक्यू नंबर 56 इज दैट हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज आल्सो पोरफायरिन रिंग बट कंटेन एन आयरन एटम इंस्टेड ऑफ द मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। उसने कहा कि हीमोग्लोबिन में जो हीम का पोर्शन है वो भी पोरफायरिन रिंग है, लेकिन उस हीम पोर्शन में आयरन एटम मौजूद है इंस्टेड ऑफ द मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। एमसीक्यूज नंबर 57 आपके पास ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल इज अटैच्ड टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज कॉल्ड द फाइटोल। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, एज यू नो कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो होता है वो 2 पोर्शंस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। इसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है जो वो एक पायरोल रिंग के साथ अटैच है, इसे हम फाइटोल कहते हैं। फाइटोल का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है C20H39। 58 एमसीक्यूज नहीं है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक पोर्शन। क्लोरोफिल का पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय टेल में जो है वो एम्बेडेड हुआ था। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। प्लीज़ इसके आगे अलावा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी सजेशंस का भी इजहार कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।